बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मुख्तलिफ जीडीबी का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी सोल्यूशन इंग्लिश 508। ये इंग्लिश 508 की जीडीबी है। इसकी जो ड्यू डेट है वो आपने अपने एलएमएस से देख लेनी है, और इसको जो अटैम्प्ट करने की जो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती हैं वो आपने अपने एलएमएस से देखकर उनको आपने फॉलो करना है, और उसी के मुताबिक आपने अपनी जीडीबी को बनाना है। तो इंग्लिश 508 में आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान सा सवाल है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है जी, हाउ डू हेयरर्स एंड रीडर्स मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट। कि जो सुनने वाले होते हैं, हेयरर्स होते हैं, और जो रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले, वो किस तरह सेंस करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, या वो किसी भी टेक्स्ट को किस तरह समझते हैं। आपने डिस्कस करना, डिस्कस विद रेफरेंस टू रेलेवेंस थ्योरी। आपने पढ़ी होगी रेलेवेंस थ्योरी, आपके जो निसाब है उसमें दी हुई है कि रेलेवेंस थ्योरी क्या होती है। तो आपने रेलेवेंस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि कैसे जो हेयरर्स होते हैं, सुनने वाले, और जो रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले, वो किसी भी टेक्स्ट को कैसे समझते हैं। रेलेवेंस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आप लोगों से गुजारिश है कि आंसर को कॉपी पेस्ट ना किया करें, बल्कि इधर से आइडिया वगैरह लेकर आपने उसको अपनी वर्डिंग में कोशिश करनी है, लिखा करें। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर में सबसे पहले आपने जिक्र करना है कि रेलेवेंस थ्योरी होती क्या है। जब वो आपको कह रहा है कि आपने रेलेवेंस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देना है, तो आपने उसको बताना है कि भाई रेलेवेंस थ्योरी क्या होती है। इन द फील्ड ऑफ प्रैग्मेटिक्स एंड सीमेंटिक्स among others, relevance theory is the principle that the communication process involves not only encoding, transfer and decoding of messages but also numerous other elements including inference and context। तो वो ये कह रहा है कि जो प्रैग्मेटिक्स और सीमेंटिक्स की जो फील्ड है उसमें जो रेलेवेंस थ्योरी है, ये जो रेलेवेंस थ्योरी का प्रिंसिपल है, वो उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोसेस ही नहीं इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आती है, इनकोडिंग होती है किसी भी वर्ड की, ट्रांसफ़र होता है या डी कोडिंग होती है कि किसी भी मैसेज की को डी कोड करना। तो ये सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं, बल्कि इसके ये भी इनमें जो रेलेवेंस थ्योरी है इसके अंदर इंक्लूड हैं। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं ये भी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये रेलेवेंस थ्योरी का हिस्सा हैं, इसमें इंक्लूड हैं। बट लेकिन जो रेलेवेंस थ्योरी है वो ये इससे थोड़ी बढ़ कर है, इसके अंदर इसके साथ साथ बट आल्सो नंबरस अदर एलिमेंट्स का दूसरे अदर एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर इंक्लूडिंग इन्फरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इन्फरेंस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ड का एक इन्फर मीनिंग होता है कि अटैच्ड मीनिंग आप कह सकते हैं इन्फरेंस मीनिंग का। और कॉन्टेक्स्ट का आपको पता है कि हर जो टेक्स्ट होता है उसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट मतलब कि उसकी एक हर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। तो जो उसके आगे और पीछे वर्ड्स होते हैं वो किसी भी वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हो रहा है। तो जो रेलेवेंस थ्योरी है उसमें आपकी जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इन्फरेंस और कॉन्टेक्स्ट ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपकी रेलेवेंस थ्योरी होती है। ये सारा कुछ ये आपको लैंग्वेज को समझने में मदद देते हैं। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन था कि हेयरर्स एंड रीडर्स ऑफ द लैंग्वेज कैन मेक सेंस ऑफ एनी टेक्स्ट बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टेक्स्ट इज यूज्ड एंड द इन्फर मीनिंग अटैच्ड टू द पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड इन द लैंग्वेज। तो जो हेयरर्स होते हैं, सुनने वाले, एंड रीडर्स जो पढ़ने वाले होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो समझ सकते हैं, मेक सेंस मतलब समझ सकते हैं ऑफ एनी किसी भी टेक्स्ट को बाय द कॉन्टेक्स्ट, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। उसके अगर वो वर्ड्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा कि भाई ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, इसके जो आगे वाले वर्ड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, और इसके जो पीछे वाले वर्ड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं। ये किसी भी वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, उसके जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं इन विच द टेक्स्ट इज यूज्ड, और किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ है। और आगे एंड द इन्फर मीनिंग्स अटैच टू द पर्टिकुलर वर्ड यूज इन द टेक्स्ट। और किसी भी जो टेक्स्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, उसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका क्या इन्फर मीनिंग्स है। अगर सुनने वाले और जो पढ़ने वाले हैं वो चाहते हैं कि वो किसी भी टेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें, तो उनको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक कि जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं टेक्स्ट के अंदर उनका इन्फर मीनिंग क्या है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए, और दूसरा वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका उनको पता होना चाहिए। तभी वो मेक सेंस कर सकते हैं, तभी उनको एक टेक्स्ट की समझ आएगी। तो रीडर्स और हेडर्स के लिए ज़रूरी है इन दो चीज़ों का नॉलेज हासिल करना। As we know, words have no meaning in isolation and without a certain context।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई जो एक अकेला वर्ड होता है उस आइसोलेशन में होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको उसके मीनिंग को हम समझ ही नहीं सकते। एंड या किसी भी या आर विदाउट अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, या किसी बगैर कॉन्टेक्स्ट के या बगैर आइसोलेशन में हम किसी भी वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको हम नहीं समझ सकते। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन विच दे आर यूज्ड। तो ये ज़रूरी है कि हम जो कंटेक्चुअल मीनिंग है जिसमें वो वर्ड यूज़ हो रहा है उसको हम समझें, फिर तब ही हम उस वर्ड को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एज वी नो दैट लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी विच मीन्स सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड मे बी सम अदर मीनिंग इन द अनदर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि एक कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड का एक मतलब होता है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसी वर्ड का डिफरेंट मतलब हो सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज की एक नेचर है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। इसमें किसी भी वर्ड्स का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, बल्कि जो वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है वर्ड्स का वो हम हासिल करें, तभी हमें किसी भी टेक्स्ट की समझ अच्छे तरीके से आ सकती है। सो इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स, हम ऊपर वाले जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनकी रोशनी में हम कह सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस थ्योरी, के रेलेवेंस थ्योरी के मुताबिक जो हेयरर्स होते हैं एंड जो रीडर्स होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हैं बाय नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए विच जिस पार्टिकुलर टेक्स्ट को उन्होंने समझना है कि भाई वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, उसको समझ कर वो उस टेक्स्ट को समझ सकते हैं। और मीनिंग और जो उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स है उसको समझकर भी उस टेक्स्ट के बारे में समझ सकते हैं। तो ये आपकी जीडीपी है। आपको एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि भाई जो पढ़ने वाले और सुनने वाले होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट को किस तरह अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई रेलेवेंस थ्योरी आपको ये कहती है कि जो लैंग्वेज में मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, उनका इनफर मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उनके जो कंटेक्चुअल मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी टेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये दो चीज़ों पे आपको फोकस होना चाहिए कि भाई इनफर मीनिंग क्या है किसी वर्ड का और किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत आसान सी जीडीपी आपकी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।